खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। वो आरस के उठने से पहले उठकर फ्रेश हुई और जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। उसके बाहर निकलने पर मदीहा ने सबसे पहले उसकी तरफ देखा। उस पर अनोखा ही रूप चढ़ा था। मदीहा उसकी तरफ बढ़ी जबकि आयत एकदम कुछ खफीफ सी हो गई। पगली, अपने शौहर के साथ बाहर आना था तुम्हें, और मुझे पता है वो नवाब तो उठा भी नहीं होगा। मदीहा ने मुस्कुरा कर उसका माथा चूमा जबकि आयत उनकी तरफ देखने लगी। कितना मान था उन्हें अपने बेटे पर, जबकि उनका बेटा क्या था वो चाह कर भी कुछ कह नहीं सकी। उनके चेहरे की मुस्कुराहट को उसने बरकरार रहने देने का सोचा। जाओ, अभी नानी की नजर तुम पर नहीं गई, वरना ना जाने क्या क्या सुना दे। जाओ, आरिस के साथ बाहर आना, मदीहा ने प्यार से कहा। मगर ताई अम्मी, मुझे भूख लग रही है, वो बेचारगी से बोली तो मदीहा हंस दी। अच्छा ठीक है, मैं भिजवाती हूँ खाने के लिए कुछ, और उसको उठाओ ताकि जल्दी नाश्ता कर सको। मदीहा ने कहा तो आयत को चार निगार वापस पलटना पड़ा। वो कमरे में दोबारा आई। मुरझाए हुए फूलों की खुशबू उसकी नाक से टकराई और उसने बेड पर आरिस की जानिब देखा। वाइट कुर्ता शलवार में वो तकियों को सीने में भींचे बेखबर सो रहा था। वो कुछ पल उसे देखती रही। क्या ही अच्छा हो कि वो शख्स सिर्फ उसका हो जाए, उतर जाए उसके दिमाग से हर किसी का फतूर, और वो उसकी मोहब्बत को महसूस करे तो शायद आयत खुद को खुशकिस्मत तस्वुर करेगी। उसके चेहरे के नकूश को देखते वो काफी देर सोचती रही, जबकि अचानक बजने वाले दरवाजे पर वो उछल पड़ी। दूसरी तरफ आरिस जो सुकून से सो रहा था, वो भी नींद में जैसे डिस्टर्ब सा हुआ और उसने करवट बदल ली। आयत ने एहतियात से अपने खाने का सामान मुलाजमा से लिया, जो कि उसको मानी खेज नजरों से देखकर शर्मा रही थी। मगर आयत का शर्माने का कोई मूड नहीं था। रात से भूख से वो पागल हो रही थी और ताई अम्मी ने भी अच्छा नाश्ता भेजा था। देखकर मुंह में पानी आने लगा। उसने ट्रे ले ली और सोफे पर रख दी, जबकि दरवाजा जोर से बंद करके वो सब भूलकर अब नाश्ता करने में मगन हो गई थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि आरिस की निगाह भी खुल गई। उसने इर्द गिर्द देखा, बेड पर वो नहीं थी और सामने सोफे पर नजर गई तो वो दूध के ग्लास को मुंह लगाए बहुत स्पीड से पीने की कोशिश में थी। आरिस चुपचाप उसको देखने लगा। भीगे बाल, गुज़श्ता शब का निखार चेहरे पर सजाए वो लापरवाही से नाश्ता कर रही थी। आरिस उठा तो आयत की नजर उस पर गई तो पूरी का लुकमा यूं ही रह गया। आरिस उसको इग्नोर करके उठा और वॉशरूम में बंद हो गया, जबकि उसके वॉशरूम में जाते ही उसका सेलफोन बजने लगा। आयत खामोशी से नाश्ता कर रही उसके सेलफोन को इग्नोर करके, मगर कॉल करने वाला भी शायद बहुत ढीठ था। जब वो बाहर नहीं आया और कॉल फिर भी आती रही तो आयत खुद ही उठी और साइड टेबल पर से उसका सेलफोन उठाया। जेनी का नाम शो हो रहा था। वो उस नाम को ता देर घूरती रही। ये वो नाम था जो उसकी जिंदगी में सुकून मुयस्सर नहीं होने दे रहा था। उसने पलटकर वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखा। क्या उसे ये फोन कॉल उठानी चाहिए? वो भी इसी सोच में थी कि उसके पीछे से किसी ने सेल फोन उचक लिया। आरिस की नजरों में सख्त गुस्सा था। उसके गीले बाल और गले में पड़ा टॉवल पता दे रहा था वो शावर लेकर निकला है। आयत वापस अपनी जगह पर बैठ गई। हेलो हनी, आरिस की खुशबाश आवाज कमरे में गूंजी। शावर लेने गया था। शायद देर से फोन उठाने की वजह पूछी गई थी। आयत चुप रही। अपने दिल में उठती तोड़ फोड़ को वो आंखों के जरिए बहकर निकलने से रोकती खामोशी से नाश्ता कर रही थी। मगर दिल था कि हर चीज से उचाट सा हो गया था। अब खाने में भी कहाँ दिल लगना था। इससे पहले वो नाश्ता छोड़ती आरज उसके पास आ बैठा। आयत का यूं भी खाना मुश्किल था। वो उठने लगी तो आरज ने सर्द हाथों से उसका हाथ जकड़ लिया और आंखों से नाश्ता करने का इशारा करने लगा। आयत उसको घूरने लगी। बातें मीठी मीठी किसी और से हो रही थी। साथ के साथ हुक्म उस पर लाजिम जमाना था। गुस्सा उसके चेहरे को सुर्ख कर गया। ऑफ कोर्स हनी, आई मिस यू सो मच, वो बोला और उसकी जानिब देखता लबों पर तंजिया मुस्कान सजाए खुद भी नाश्ता करने लगा। ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, वो इंग्लिश में बोला, जबकि आयत हाथ रोके बैठी थी। आंखें छलकने को बेताब थीं। आरिस ने आयत का हाथ फिर से हिलाया और दोबारा से नाश्ता करने का कहा, जबकि आयत का जब्त जवाब दे गया। जब मुझे नाश्ता नहीं करना तो मुझे क्यों फोर्स कर रहे हैं? वो एकदम बुलंद आवाज में चीखी कि फोन पर मौजूद शख्स बासानी सुन सकता था।
आरिस को एकदम खांसी चढ़ गई। उसने फौरन स्पीकर पर हाथ रखा। क्या बकवास है ये, वो दबा दब कराया। डर नहीं लगता मुझे आपकी इस बंदरिया से। वो गुस्से से चीखती उठी और बिला वजह ड्रेसिंग चेंज करने के लिए कपड़े तलाशने लगी। आरिस का बस नहीं चला, कच्चा ही चबा जाए मगर जैनी की तरफ मतवज्जा हुआ। किसकी आवाज थी ये? ये तो शुक्र था जैनी को उर्दू समझ नहीं आती थी। नहीं, किसी की आवाज नहीं थी। आरिस ने झूठ बोला। नहीं, अभी लड़की बोली थी। जैनी ने कहा, पहले भी तुमने मुझसे झूठ बोला था। तुम्हारी बीवी थी ना ये आयत, तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है आरिस? जैनी गुस्से से बोली, जबकि आरिस ने सर थाम लिया। तुम मेरे साथ हमेशा ऐसा ही करते हो, शायद अब तुम मुझसे मोहब्बत करते ही नहीं। वो भड़क कर बोलती कॉल काट गई, जबकि आयत ने उसे कान से फोन हटाते देखकर जल्दी से ड्रेसिंग में घुस जाना मुनासिब समझा। आरिस ने ठंडी सांस भरकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की। उसे 20 मिनट हो चुके थे। आरिस तैयार हो चुका था। आयत डर के मारे अब तक नहीं निकली थी बाहर। उसने जैनी को मैसेजेस करके उसे हैंडल करने की कोशिश की और आयत जो दरवाजे से कान लगाए खड़ी थी, जब कमरे में से उठा पटक की आवाज कम हुई तो उसने बाहर निकलने का सोचा, शायद वो चला गया हो। मगर जब वो बाहर आई, वो सोफे पर बैठा टाइपिंग कर रहा था। क्योंकि जैनी फोन नहीं उठा रही थी, आरिस ने सुर्ख जोड़े में उसको देखा, जिसका हुस्न इस लिबास में दोगुना ज्यादा ही हो गया था। आयत जल्दी से उसे उसकी लौ देती नजरों को इग्नोर करती ड्रेसिंग के पास चली गई और बाल संवारने लगी। आरिस उसको यूं ही घूरता रहा। आयत से मुश्किल हो गया था कुछ भी चेहरे पर लगाना। वो उठा और उसके पीछे आ खड़ा हुआ। लगाओ लिपस्टिक, उसने हुक्म दिया। नहीं लगानी मुझे। वो काफी जिद्दी हो रही थी। आरिस ने गुस्से से उसके बाल मुट्ठी में जकड़े और उसका चेहरा खींचकर अपने मुकाबिल ले आया। उस दिन तो इतनी तेज लगाई थी जैसे भाभी से मिलने नहीं किसी। मैं आपकी जैसी नहीं हूं। आयत ने बीच में से ही उसकी बात काट दी। आयत, तुम मुझे सिर्फ गुस्सा दिला रही हो इतनी बकवास करके। उसके अलावा आपको आता ही क्या है? आयत ने खुद को उससे छुड़ाना चाहा मगर बेसूद। आरिस ने लिपस्टिक उठाई और सुर्ख लिपस्टिक से उसके होंठों को सुर्ख करने लगा। आयत सटपटा ही गई। आंखों में हैरानगी लिए उसको देखने लगी, जिसकी तवज्जो उसकी लिपस्टिक पर थी। और जब वो अपने बकौल लिपस्टिक लगा चुका था, आयत को छोड़ा। आयत ने अपना चेहरा देखा, शर्म सी आ गई। इतने सारे लोगों में वो कैसे ऐसे निकलेगी? ये बहुत तेज है, वो धड़कते दिल से बोली। करीब आ जाओ, कम कर देता हूँ। आरिस ने घूर कर उसको देखा। वो निगाहें झुका गई, जबकि आरिस चूड़ियां उसके हाथों में डालने लगा। आरिस उन चीजों की जरूरत नहीं। आयत के गाल सुर्ख पड़ने लगे। बाहर वाले लोगों का ख्याल उससे ज्यादा था। शट अप, आरिस बोला और दोनों हाथों में चूड़ियां सजा कर उसने उसके कानों में ईयररिंग्स डाले। वो उसके चेहरे को गौर से देखने लगा और फिर लंबा सांस खींचकर वो उससे दूर हटा। आयत जबकि उसके इस तरह दूर हटने पर उसे भीगी नजरों से देखने लगी। अजीब जिद सी अजीब बात थी। कैसे वो उसको इग्नोर करता था सिर्फ इस लड़की के लिए? आयत गुस्से से उसके पास से दूर हट गई और सर पर दुपट्टा ले लिया। आरिस भी उसके पीछे था। दोनों एक साथ कमरे से बाहर निकले तो तकरीबन सभी जाग चुके थे। आयत का चेहरा लाल टमाटर हो रहा था। आज कबीर की बारात भी थी। सबने इन दोनों को प्यार किया और दोनों ने सबके साथ दोबारा नाश्ता किया। जबकि उसके बाद आयत आरिस के सामने नहीं आई। वो परीशे और अमल के साथ चली गई थी, जबकि आरिस भी सारी दिलचस्पी एक तरफ उठाकर अफान और जैन के साथ कामों में लग गया। सालार को तेज बुखार था, तभी वो मदहोश सोया हुआ था। अरे उस लड़के को भी कोई उठा ले, शाम ढलाई है, किसी को उसकी फिक्र में। नानी गुस्से से बोली। नानी मैं जाकर उठाऊं? ऐमन बोली। अरे छोरी तू क्यों जाएगी, चुप कर बैठ बस। उन्होंने झिड़क दिया तो ऐमन ने मुंह बना लिया। मदीहा जा बच्चे को उठा। वो बोली तो मदीहा परीशे को तलाशने लगी। लड़कियां तो शायद पार्लर जा चुकी हैं, वो मुंह में बड़बड़ाई। खाला क्या मैं जाऊं? ऐमन बोली तो मदीहा काम की जल्दी में सर हिला गई और अहमद जिसने खुद भी पार्लर जाना था बस सालार की वजह से ना जा सकी। वो जल्दी से ऊपर आई तो नीचे की निस्बत यहाँ सुकून था। वो बेहोश सोया हुआ था। कमरे में अंधेरा था, जबकि ऐसे माहौल से और उसकी मौजूदगी से अमन को झुरझुरी सी आई। वो मुस्कुरा कर उसको देखने लगी और शर्टलेस था। वो आंखें झपक झपक कर उसको देखने लगी। जिमल, अचानक ये नाम उसके मुंह से सुनकर अमन जैसे मतवज्जा हुई। उसके करीब हुई। वो बिड़बड़ा रहा था। शायद अब भी, तभी वो उसके बिल्कुल नजदीक चली गई
और दूसरी तरफ किसी को अपने नजदीक महसूस करके सालार ने पट से आंखें खोल दी। एमन कान उसके मुंह के करीब लगाए हुए थी। सालार ने अचानक उसकी गर्दन पकड़ी और उसका चेहरा अपनी तरफ कर लिया। सुर्ख नजरें, खामोशी, मिलगजा अंधेरा। एमन डर गई। जबकि एमन की शक्ल देखकर उसने उसे दूर झटका और वो फर्श पर जा गिरी। यहाँ क्या कर रही हो? सालार ने घूमते सर को संभाला। तुम अभी किसी को पुकार रहे थे? एमन सब छोड़कर उसको बताने लगी। सालार ने हैरत से उसको देखा। किसको? सर्द लहजे में पूछा। किसी जीमल को, एमन ने बताया, जबकि सालार ने नागवारी से उसकी जानिब देखा। हो गई बकवास, निकलो अब यहाँ से। किस लिए आई हो तुम यहाँ? वो एकदम भड़का। अरे मुझे तुम्हारी मम्मा ने भेजा है तुम्हें उठाने, एमन उसके भड़कने पर बताने लगी। जबकि सालार ने उसका हाथ जकड़ा और उसे रूम से बाहर धक्का दे दिया। बदतमीज, एमन मुंह में बोली, जबकि वो दरवाजा दाढ़ से बंद करके बालों में हाथ फेर कर सोचने लगा कि उसने जीमल का नाम क्यों पुकारा। बकवास कर रही है। खुद को झिड़क कर उसने वक्त देखा, 6 बज रहे थे। ओह शिट। जल्दी से ट्राउजर शर्ट पहनकर उसने मेडिसिन कोई भी लिए बिना ही नीचे जाना जरूरी समझा। वो दौड़ता हुआ नीचे आया और बिना किसी को देखे बाहर निकल गया। लो, आंधी तूफान है ये लड़का तो, नानी ने लुकमा दिया। एमन मुंह बनाए बैठी रही जबकि मदीहा मुस्कुरा दी। कबीर की बारात जब इस मोहल्ले में पहुंची, जहां पर सिर्फ एक छोटे से घर में इंतजाम था, कोई सजावट कुछ नहीं था। मोहल्ले वाले आंखें फाड़ फाड़ कर बड़ी बड़ी गाड़ियों को देख रहे थे, जबकि वो सब एक दूसरे को कि ये सब क्या है। कबीर ने सालार के कान में कहा कि सबको वापस ले जाओ, क्योंकि घर में जगह नहीं थी। जबकि बस बड़े बड़े अंदर आ गए। इस वक्त कबीर के चेहरे पर बला की सख्ती थी। मोहल्ले वाले नैन की किस्मत पर रश कर रहे थे। सालार सबको लेकर दोबारा हवेली की राह चल पड़ा। जबकि कबीर अंदर आया तो वो एक सादी सी दुल्हन बनी हुई थी। उसके भेजे गए भारी लिबास में बस लिपस्टिक चेहरे पर लगाए वो आंखें झुकाए बैठी थी। हाँ, वो इस तरह भी बेहद हसीन लग रही थी। इन दोनों का निकाह हुआ और दोनों एक दूसरे के उम्र भर के साथी हो गए। अहमद इस शहर में मौजूद नहीं था, जबकि पुप्पो ने हर मुमकिन कोशिश करके वहां मौजूद मेहमानों से बात करने की कोशिश की, मगर किसी को दिलचस्पी नहीं थी। निकाह हो जाने के बाद कबीर पल भर भी रुकना नहीं चाहता था। उसने मुर्तजा को देखा, जिनका चेहरा गुस्से से सुर्ख था और वो जब्त से बैठे थे, जबकि वहां मौजूद लोग कुछ खाने के लिए ला रहे थे। बाबा का चेहरा देखकर कबीर ने सर पर पहना कुल्ला उतारा और बालों में हाथ फेरा। वो खुद डिप्रेस हो गया था कि ये किस किस्म की हरकत है। और अचानक सालार आ गया। कबीर ने गहरी सांस भरी। सफेद शलवार सूट में वो दौड़ता हुआ अंदर आया। कबीर ने शुक्र का सांस खींचा, वो अब संभाल लेगा सब। वहां सब ऐसे खामोश बैठे थे जैसे शादी नहीं, ना जाने क्या हो रहा हो। जबकि नैन की फैमिली में से बस उसकी माँ बैठी थी, जो बेहद कंफ्यूज लग रही थी। सालार ने यह सब देखा। बाबा, गाड़ियां आ गई हैं, चलते हैं बस। बिल्कुल खामोशी में उसकी आवाज उभरी। मुर्तजा तो उसी इंतजार में थे गोया। उठे और सर हिलाकर बाहर निकल गए। जी बहन, बस चलते हैं हम, मदीहा ने कहा। कुछ खा कर जाते, वो बोली शर्मिंदा सी। नहीं, बस बच्ची लेने आए थे, मदीहा ने कहा, और यूं रफ्ता रफ्ता सब जाने लगे। कबीर भी पहले ही निकल गया। नैन को मदीहा, तंजीला और सोफिया लेकर जा रही थी। ये तो शुक्र था कि एमन मामी और नानी को भी सालार हवेली पहुंचा चुका था, वरना ज्यादा तमाशा होता। नैन माँ बाप को देखने लगी, आंखों में आंसू लिए। अब्बू ने उसके सर पर हाथ रखा और वहां से चले गए, जबकि अम्मी एकदम रो दी। नैन का भी जब्त टूट गया था, वो भी उनके सीने से लगी रोने लगी। पुप्पो ने तो जलते मारे कुछ भी नहीं कहा और यूं वो रुखसत हो गई। अरे अरे, ये क्या? सालार बीच में टपक पड़ा। मम्मा, आप अपने दूल्हे को संभालें, भाभी कबीर के साथ जाएंगी, उसने कहा, जबकि मदीहा हंस पड़ी। ठीक है, उन्होंने कहा, और सालार ने नैन को दूसरी तरफ आने का कहा। वो भारी लहंगा उठाती उसके पीछे चलने लगी। सफेद गाड़ी जो फूलों से सजी थी उसकी मुंतजिर थी। मोहल्ले के लोग उसकी किस्मत पर रश्क कर रहे थे। आप अंदर बैठे, सालार ने उसके लिए दरवाजा खोला। नैन ने एक नजर उस लड़के को देखा और हैरान रह गई। वो तो एक्टर था, उसको तो वो अक्सर टीवी पर देखती थी। सालार उसकी आंखों को समझकर हंस दिया। ब्रो, तेरी दुल्हन तुझसे ज्यादा मुझे देखकर हैरान हुई है। झुककर वो कबीर के कान में बोला, जिसका गुस्सा नाक पर था। अच्छा यार, गुस्सा करके दिन स्पॉइल ना कर अपना, बी इजी, सालार ने कहा, मगर कबीर कुछ नहीं बोला। नैन फ्रंट सीट पर बैठ गई और दरवाजा बंद किया। मैं भी आऊं? सालार दांत निकाल कर बोला। हाँ, आ जाओ, कबीर एकदम गुर्राया। नैन ने लहंगे को सख्ती से जकड़ लिया। लो,
शक्ल अच्छी ना हो तो इंसान दूल्हा ना बने, वो बोला। नैन की फिर से निगाह उस पर गई। बाय भाभी, सालार ने उसको व्यू किया और उनके पास से हट गया। जबकि गाड़ी चलते ही नैन ने पलटकर अपने घर वालों को देखा था। उसका दिल भर आया, आंखें भीग गईं। कबीर इस गली में से जल्दी से गाड़ी आगे निकाल लाया और वो गाड़ी काफी स्पीड से चला रहा था। नैन को डर लगने लगा। वो कभी गाड़ी में बैठी भी नहीं थी, क्योंकि अहमद उसे अपनी गाड़ी के शायान शान नहीं समझता था। प्लीज आहिस्ता चलाएं, वो आंखें झुकाए ही बोली। कबीर को देखा भी नहीं था अब तक। कबीर ने लहंगे पर उसकी सख्त गिरफ्त देखकर गाड़ी की स्पीड में मजीद इजाफा किया। इससे पहले उसकी चीख निकलती उसने नैन का वही हाथ अपने हाथ में जकड़ लिया और जैसे तूफान थमसा गया। नैन ने उसकी तरफ पहली बार नजर उठाई। कबीर ने भी उसको देखा। आप? उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, कबीर मुर्तजा। कबीर ने अपना तारुफ करवाया। लबों की तराश में मुस्कुराहट थी। गुस्सा थम गया था उसके हैरान होने पर। नैन शॉक्ड की कैफियत में बैठी थी, बार बार उसकी तरफ देखती। कबीर को उसकी हरकत पर हंसी आ रही थी। हवेली जाने का मूड तो नहीं था, मगर वो सालार से दुर्गत नहीं बनवाना चाहता था। तभी हवेली के आगे गाड़ी रोकी तो सारी बहनें बाहर निकल आईं। आयत भी थी। नैन के लिए काफी एक्साइटेड थी। कबीर ने दरवाजा नहीं खोला। नैन शर्मिंदा होने लगी। हाथ छोड़ें, वो बोली। क्या छोड़ने के लिए पकड़ा है? वो झुककर उसके कान के नजदीक बोला। नैन के तो रोंगटे ही खड़े हो गए। कबीर ने उसका हाथ छोड़ दिया। हंसी भी आई और गाड़ी से बाहर निकले। दोनों की जोड़ी पर सब आश कर उठे और नैन इतने बड़े घर में दाखिल हुई। ये किस्मत का ही खेल था कि जिस शख्स ने जिस पैसे के लिए उसे ठुकराया, उसकी मोहब्बत को ठुकराया। आज वो कितने अमीर और दौलतमंद लोगों के घर उतरी थी। उसका दिल धड़क रहा था। कबीर पीछे रह गया था। बेहद रस्में हुई, शरारतें हुई और हस्बे आदत मुर्तजा को ही झड़कना पड़ा तो वो सब वहां से हटे। वरना सालार ने तो सोच लिया था कबीर की बैंड बजाने के बारे में, मगर घर आकर उसका भी मूड अच्छा हो गया था। नैन को कमरे में पहुंचा दिया गया तो सालार ने कबीर को जकड़ लिया। चल ब्रो, आज मेरे साथ मेरा भाई सोएगा। वो उसका हाथ पकड़कर बोला। शट अप, कबीर ने झिड़क दिया। दफा हो जाओ लड़के, मेरी भी शादी होगी। तुम लोगों को क्या लगता है मैं कंवारा मरूंगा? वो मुंह बनाकर बोला। कबीर ने उसको पकड़ा। भाई जज्बात को काबू में रख। वो दोनों अपनी हरकतों पर खूब हंसे। जबकि कबीर अपने रूम में चला गया। आरस भी, क्योंकि जैनी का फोन आ रहा था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसका कमरा तो उसने आप देखा था, काफी खूबसूरत डेकोरेट हुआ था और ये कारनामा सालार का ही था। गहरी सांस भरकर वो नैन के पास बैठा, जो नजरें झुकाए बैठी थी। कबीर ने उसके हाथ पर हाथ रखा तो उसका हाथ कांप रहा था। रिलैक्स। कबीर ने उसके गाल पर हाथ फेरा, जबकि दूसरी तरफ नैन का दिल जैसे अंदर ही अंदर फटने को था। वैसे ऐसा नहीं होता जैसे हम सोचते हैं, वैसा हो। उसने जिस शख्स के लिए अपने जज्बात संभाले, आज उसके अलावा कोई और शख्स उसके सामने बैठा था। और अगर इस इंसान को ये पता चल जाए कि नैन ने शादी सिर्फ उसके पैसों की वजह से उससे की, तो तब वो अंदर ही अंदर खौफ का शिकार होने लगी। जबकि कबीर ने उसकी दोनों हथेलियों पर अपना लम्स छोड़ा तो जैसे नैन होश में आई। तुमने मेहंदी नहीं लगाई? कबीर के अंदर भी बहुत सवाल थे, मगर उसने एक भी सवाल नहीं किया था। वक्त ही नहीं था, नैन बोली। कमर टूटने को थी। कबीर को उसकी थकावट का एहसास हुआ और उसने आगे बढ़कर उसकी कमर के पीछे तकिए लगा दिए और नैन को किसी गुड़िया की तरह तकरीबन पीछे लटा दिया कि वो आधी बैठी थी और आधी लेटी थी, और खुद और भी उसके करीब हो गया। तैयार भी नहीं हुई ठीक से। कबीर एक हाथ उसके एक तरफ रखता अब उसके चेहरे पर झुका हुआ था। नैन का घबराहट से दम घुटने लगा। क्या यह सब बर्दाश्त करना आसान था? कबीर उसकी आंखों में देख रहा था, जबकि वो किसी और सिमत, और इस सवाल पर पलकें झुका गई। समझ नहीं आया क्या जवाब दे। कबीर ने आस्तगी से अचानक उसकी सांसों पर हिद्दत लम्स छोड़ा। नैन उसका कुर्ता हथेली में जकड़ गई। बेसाख्ता सांस फूल गई थी। ये सब अचानक था। वो खुद को तैयार नहीं कर पा रही थी, मगर इनकार नहीं कर सकती थी, झटक नहीं सकती थी। उसको क्या वजह देती, क्या रीजन पेश करती? दूसरी तरफ कबीर के जज्बात बहका रहे थे उसको। वो उससे दूर हुआ। नैन ने उसका कुर्ता छोड़ दिया। कबीर ने उसका जेवर उतारा।